1.2 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड अपने पीछे भी किया था और गुणनफल के रूप में मतलब उनको गुणा करके उस रूप में अपने को लिखना है। देखो अभाज्य गुणनखंड आप बचपन से सीखते आ रहे हो, 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से, 8वीं क्लास से और 9वीं क्लास से और 10वीं क्लास में वे सागी आपसे बात पूछी है। अब इसमें एकदम नॉर्मल काम है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में 7429 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। यही अपने पास में है पहला प्रश्न। तो देखो शांति से सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले किसका भाग जाएगा। देखो आपने विभाज्यता के नियम पढ़े होंगे, जैसे 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, तो मैं आपको 5 तक बता देता हूं, बाकी आप आगे वाले क्योंकि बताऊंगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो लेकिन 5 तक जनरली सब जगह काम आते हैं, तो मैं आपको 5 तक विभाज्यता के नियम बता देता हूं। तो सबसे पहले होता है 2 का विभाज्यता का नियम। 2 का किसके अंदर, किस संख्या के अंदर भाग जाता है, जिस संख्या के अंत में 2 4 6 8 10 या 0 हो उस संख्या में 2 का भाग जाता है। उसके बाद में 3 का किस में भाग जाता है, तो 3 का भाग, जैसे अपने को कोई संख्या दे रखी है तो मैं यहाँ पे एक बार आपको एग्जांपल के रूप में करके बताता हूँ। ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में 2, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि 2 4 3 2, बताओ इसके अंदर 2 का भाग जाएगा कि हाँ, क्यों जाएगा, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या अपने पास में 2। जिस संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 ये हो उस संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, 2 का भाग। 3 का भाग किस में जाएगा, 3 का भाग जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 3 2। अब इसके अंदर 3 का भाग जाएगा क्या, तो कैसे पता चलेगा, जितने भी मैंने अंक लिखे जैसे मतलब इन सभी को आप जोड़ दो, जैसे 1 प्लस 3 प्लस 2 तो कितने हो गए 4 और कितने हो गए 2 6। सभी संख्या को जोड़ने पर, जितने भी अपने अंक दिए होते हैं सभी संख्या को जोड़ने पर जो अंक जो संख्या बनती है उसके अंदर 3 का भाग जाए तो उस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, 3 का। मतलब जितनी भी अपने पास में संख्या दी गई है उन सभी का क्या कर दो टोटल, और जो संख्या बनती है उसके अंदर अगर 3 का भाग जाएगा तो उस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का। तो अपने पास में कौन सी संख्या है, 6, मतलब इस संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा। समझ में आ गया ना बात। उसके बाद में आता है 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जैसे अपने पास में कोई संख्या मान लो 400 अपने पास में है 32, बताओ इस संख्या के अंदर 4 का भाग जाएगा क्या, तो कैसे पता चलता है कि लास्ट के दो, एक तो इकाई और दाई को देखना होता है। अगर ये लास्ट के दो अंकों के अंदर 4 का भाग जाता है तो मतलब उस पूरी संख्या के अंदर 2 का भाग 4 का भाग जाएगा। तो लास्ट के दो अंक अपने पास में क्या है 32, 32 में 4 का भाग जाता है। अगर ये 32 में 4 का भाग जाता है इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 4 का। तो 32 में 4 का जाता है तो मतलब ये इस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा, 4 का भाग जाएगा। उसके बाद में 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तो 5 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इकाई अंक किसी भी संख्या का इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो 5, तो उस संख्या के अंदर किसका भाग जाता है, 5 का भाग जाता है। तो इस बात को आप थोड़ी सी ध्यान रखना। ठीक है, मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया है, बाकी जैसे प्रश्न करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देखो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले 140 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करने में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं इसके अंदर। तो 2 का भाग देंगे क्योंकि कहीं अपने पास में क्या है 0 है, तो 7 2 14 और ये 0 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर किसका भाग देंगे, 2 का। कितनी बार जाएगा 35। अब इकाई क्या आ गया 5, यानी इसके अंदर किसका भाग देगा 5 का। कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 में किसका भाग देगा 7 का। कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड अपने पास में क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, इस तरह इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अपने पास में दूसरा प्रश्न क्या है 156। तो 156 इकाई अंक अपने पास में क्या है 6, यानी किसका भाग जाएगा 2 का। तो 2 का भाग दे लो सबसे पहले। तो 7 2 कितने हो गए 14, कितना बचा एक, तो क्या ले लेंगे 6, तो कितने हो जाएंगे 16, और 8 2 कितने हो गए 16। इकाई अंक क्या है 8, यानी किसका भाग जाएगा 2 का। कितनी बार जाएगा 3 2 तो कितनी हो गई 6, तो 6 हो गई। कितना बचा 1 18 ले, कितने हो गए 9 2 18, किसका भाग जाएगा 3 का, क्योंकि दोनों अंकों को जोड़ो कितना हो रहा है 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा 3 का। तो 3 का भाग दे लो, 1 3 3 3 9, और 13 के अंदर किसका भाग जाता है 13 के अंदर तो 13 का ही जाता है, कितनी बार 1 बार। अब इसको यहाँ पे लिख दो आप कि 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा अपने पास में, तो 156 के अपने पास में अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा
13। ठीक है, उसके बाद में आगे बात करें तो तीसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, 3825। 3825, तो 3825 में इकाई अपने पास में क्या है 5, यानी किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा, तो 5 का भाग दे लो सीधे ही। ठीक है, उससे पहले अगर 3 का जाए तो आप चेक कर सकते हो, कैसे चेक करोगे कि 3 और 8 कितने हो गए 11, 11 और 2 कितने हो गए 13, और 13 और 5 कितने हो गए 18, 18 के अंदर 3 का भाग जाता है, मतलब पक्की बात है इसके अंदर किसका भाग देगा, पूरी संख्या के अंदर 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देगा, देखो 1 3 3, उसके बाद में 1 3 3 2 3 6, 2 3 कितना हो गया 6। अब अपने पास में बचा कितना 2 बचा, और यहाँ पे क्या उतार लेंगे 2, यानी कितने हो गए 22, और 7 3 कितने हो गए 21, एक बचा यहाँ पे 5, तो कितने हो जाएगी 15, यानी 5 3 कितना हो गया 15। समझ में आ गई बात। अब देखो यहाँ पे संख्या दोनों कितने हो रहे, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 7 कितने हो गए 10, और 10 और 5 कितने हो गए 15। अब 15 में 3 का भाग आता है, मतलब इस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा। तो आप देख के ट्राई कर सकते हो, देखो यहाँ पे 3 का भाग देंगे 4 3 12, 1 3 3 2 3 6, एक बचा 5 का, कितने हो गए 15, तो 5 3 कितने हो गए 15। अब वापस जोरों से क्या हो कितना हो रहा है 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 के अंदर 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, मतलब इस पूरे संख्या के अंदर किसका भाग नहीं जाएगा 3 का भाग नहीं जाएगा। अब विकर्ण क्या है 5, यानी किसका भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा, तो 5 का ले लो। अब देखो यहाँ पे 5 का पारा कितनी बार बोलेंगे, 5 का पारा कितनी बार बोलेंगे यहाँ पे कि अपने पास जाएगा 42, यानी 8 पंजे कितने हो गया 40, कितना बचा 2, क्या उतार लेंगे 5, तो 5 5 कितना हो गया 85, यानी कितनी बार गया अपने पास में 85 बार। उसके बाद में किसका भाग देंगे 5 का, कितनी बार जाएगा 1 पंजो पंजो, और उसके बाद में कितना बचा 3, क्या उतार लेंगे 5, तो कितने हो गए 35, और 7 पंजे कितने हो गए 35, और 17 के अंदर किसका भाग जाएगा 17, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने कर लिया। अब देखो इसको ऐसे लिख दो 3825, इसको लिखो आप 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, ये अपने पास में फाइनल आंसर हो गया। अब अपन करते हैं 5005, किसका भाग जाएगा, देखो संख्या को दोनों 5 और 5 कितने हो गए 10, मतलब 3 का तो भाग नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि कई अपने पास में क्या है 5। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 5 का ही जाएगा, क्योंकि कई अपने पास में क्या है 5, 5 का कितनी बार जा रहा है 5 का 1 पंजो पंजो, 2 दिन उतार लो 1 पंजो पंजो। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 1001, तो 1001 के अंदर किसका भाग जाएगा 1001 के अंदर भाग जाता है मेरे हिसाब से जाएगा 7 का, 7 का ट्राई करो, देखे 1001 है, इसके अंदर 7 का भाग चेक करो, देखो 1 संतो कितने बचे अपने पास में 3, क्या उतार लेंगे 0। ठीक है, 7 कितने हो गए 28, कितने बचे 2, क्या उतार लेंगे 1, और 7 3 कितने हो गए 21, मतलब कितना हो गया 143। तो इसके अंदर 7 का भाग दिया है, कितनी बार गया अपने पास में 143, और 143 में किसका भाग जाएगा 11 का भाग जाएगा, किसका जाएगा 11 का, तो 11 एकम 11, 3 बचे, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 13 बार जाएगा। ठीक है, अब 13 के अंदर किसका भाग जाएगा 13 कितनी बार जाएगा 1 बार। अब इसको सरल करो, देखो कितने हो गए 5005, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समझ लेना, ये इसका है। ठीक है, 5005, तो इसको आप कैसे लिखोगे 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा और 13। अब करते हैं लास्ट एंड फाइनल पांचवा, कितनी है 7429। ठीक है, तो इसके अंदर किसका भाग जाएगा 2 का भी नहीं जा सकता, 3 का देके ट्राई कर लो। 7 और 4 कितने हो गए 7 और 4 हो गए 11, 11 और 2 हो गए 15, सॉरी 11 और 2 हो गए 13, 13 और 9 हो गए 22, 22 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब इस पूरी संख्या के अंदर किसका भाग जाएगा 3 का भाग नहीं जाएगा। और लास्ट के दो अंकों में देखो 29 है, अब 29 4 का भाग जाने का नियम क्या होता है कि लास्ट के दो अंकों के अंदर किसका भाग जाना चाहिए 4 का, तो लास्ट के दो अंकों के अंदर 4 का भाग जा रहा है क्या नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि 29 4 के बारे में नहीं आता। और 5 का भाग जा रहा है क्या, 5 का भाग जाने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो इकाई है या तो वो 0 या क्या हो 5 हो, तो 1 से 5 तक किसी में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका भाग जाएगा सीधा किसका भाग जाएगा 17 का भाग जाएगा, किसका जाएगा 17 का ही भाग जाएगा, इससे पहले किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हो। तो अपने पास में 7429 में किसका भाग देते हैं 17 का भाग देते हैं। ठीक है, अब 17 का पारा इतनी बार बोलो या तो 74 आ जाए या इससे क्या जाए कम आ जाए, तो 17 का 17, 17 9 34, 17 51, 17 चौको
68। तो 4 बार बोलेंगे 17 चौको 68। कितने बचे अपने पास में? अब 4 में से तो 8 जा नहीं सकते, तो इससे ले ले कितने हो गए? 14। 14 में से 8 गए, पीछे कितने बचेंगे अपने पास में? 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। और 6 में से 6 गए, कितना बचेगा? 0। अब क्या उतार लेंगे अपन? 2 उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे? 2। कितने हो गए? 62। अब 17 का पार्ट है, इतनी बार बोलो कि या तो 62 आ जाए, इससे क्या आ जाए? कम। तो 17 का 17, 17 दोनों 34, 17 3 51। अब कितने बचे? 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। और उसके बाद में 6 में से 5 गया, कितना बचेगा? 1। यानी कितने हो गए? 11। अब क्या उतार लेंगे? 9। अब 17 का पार्ट है, इतनी बार बोलो कि कितने आ जाए? 119। तो 17 का पार्ट है, कितनी बार बोलने से 119 आते हैं? तो 17 का पार्ट अपन बोलते हैं 17 बार बोलते हैं तो कितना आता है? 119 आता है। और यहाँ पे अपने पास में कितना हो गया? 0। यानी कितनी बार गया है? 437 बार गया है। अब 437 के अंदर किसका भाग जाएगा? 437 के अंदर जाएगा 19 का भाग। किसका जाएगा? 19 का भाग। देखिए ट्राई करो, यहाँ पे अपने पास में 437, इसके अंदर किसका भाग दे लो? 19 का। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको यहाँ पे करता हूँ। ये रहा अपने पास में 437, इसके अंदर 19 का भाग दे लो। देखो गुन्ने का गुन्या, गुन्नी दोनों 38। कितने बचे अपने पास में? तो 13 में से 8 गए, पीछे कितने बचेंगे? 5। और यहाँ पे क्या उतार लेंगे? 7। कितने हो गए? 57। अब 19 का पारा इतनी बार बोलो अपने पास में कितने हो जाए? 57। तो गुन्ने का गुन्या, गुन्नी दोनों 38, गुन्नी 57। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 0। तो इसके अंदर किसका भाग गया? 19 का। कितनी बार गया भाई? 23 बार। और 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का। कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7429 अभाज्य गुणनखंड के आगे 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को क्या कर लिया? हल कर लिया है। अब मुझे लग रहा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं नंबर 2 में क्या है? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के किसी युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए। जांच करने के लिए अपने पास में ये सूत्र है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM। अब HCF और LCM हमने पिछले वीडियो में उदाहरणों में इसको ज्ञात करना आराम से ज्ञात किया था। अब इसको ज्ञात करने के बाद में अपने को जांच भी करनी है, और जांच करने के लिए अपने पास में सूत्र क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं कौन सी है जिसे अपन HCF निकालेंगे? जैसे इस पहले पॉइंट की बात करें, दूसरे पहले पॉइंट की, तो दो संख्याएं कौन सी हो जाएगी? 26 और 91। HCF और LCM मतलब इस संख्या का जो HCF आएगा और इस संख्या का जो LCM आएगा, उन दोनों को अपने को क्या करना पड़ेगा? गुणा। और इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? एकदम सेम टू सेम आएगा। देखो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट करते हैं, दूसरे का एकदम आपको समझ में आ जाएगा। किस विधि से करना है इसको? HCF और LCM किस विधि से निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो सबसे पहले 26 का अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो 26 का अभाज्य गुणनखंड आप सभी को पता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। जैसे अपने पास में है 26, तो यहाँ पे 26 का अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो किसका भाग देगा? 2 का। कितनी बार? 13 का। और 13 में किसका देगा? 13। कितनी बार देगा? 1 बार। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड अपने पास में कितना हो गया? 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणा में 13। अब किसका करते हैं? 91 का। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अपन करके ट्राई कर लेते हैं। तो ये रहा अपने पास में 91, किसका भाग जाएगा? 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 सम 2 सम, तो कितने बचे? 2। क्या उतार लेंगे? 1। और 7 कितना हो जाएगा? 21। तो 13 बार गया। और 13 में किसका जाएगा? 13। कितनी बार? 1 बार। तो कितना हो गया? 7 गुना में 13। सॉरी उस मार्क से ले देता हूं मैं, 7 गुना में 13। अब अपन क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF क्या हो जाएगा अपने पास में? यहाँ पे किसका? 26 और 91 का। तो जो चीज अपने पास में कॉमन होती है वो अपने पास में क्या होती है? जो चीज कॉमन होती है वो अपने पास में क्या होता है? HCF। तो कॉमन क्या है इसके अंदर? कि 13 इसके अंदर भी आ रहा है और 13 इसके अंदर भी आ रहा है। तो 13 अपने पास में क्या हो जाएगा? 13 अपने पास में क्या हो जाएगा? HCF। तो यहाँ पे हो गया 13 HCF। उसके बाद में LCM की बात करें तो LCM कितना हो जाएगा? किसका? LCM 26 और 91 का। तो LCM की बात करें तो LCM में किसको लेते हैं? जो कॉमन होता है उसको तो लेना ही पड़ता है, लेकिन जो साथ में बच जाता है उसको भी लेते हैं। तो बच कौन गया? एक अपने पास में 2 और 1 और बच गया 7। तो 13 को 2 से गुणा करें कितने हो जाएंगे? 26। और 26 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
26 को 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182। तो ये अपने पास में एलसीएम हो गया और ये अपने पास में क्या हो गया, एचसीएफ। अब इसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र से जांच भी करनी पड़ेगी। इस सूत्र से जांच करेंगे, अगर इसका मान और इसका मान बराबर आ गया तब हमारा सही है, वरना हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अपन चेक करते हैं इसको, ठीक है। तो अपने पास में सूत्र क्या है, सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी थी अपने पास में, 26 और 91। तो यहाँ पे लिखेंगे 26 गुणा में 91, और एचसीएफ अपने पास में कितना है 13, और एलसीएम कितना है अपने पास में 182। अगर जो इन दोनों का उत्तर सही है तो अपने पास में ये सारा का सारा सही हो जाएगा, वरना अपने पास में क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 26 को किससे गुणा करते हैं, 91 से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करके बताता हूँ आपको, ये अपने पास में है 91 और इससे गुणा करते हैं 26 से, ठीक है। तो एक छंग छंग और 9 छंग कितनी हो गई, 54। उसके बाद में 2 को गुणा करते हैं, तो 2 को 1 से करेंगे 2 और 2 को 9 से करेंगे कितनी हो जाएगी 18। तो कितनी हो गई 6, 8 और 5 13, आंसर लगे तो कितने हो गए 2। तो 2366। तो यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास में 2366। तो ये हो गई 2366। अब उसको गुणा करते हैं, 182 को किससे गुणा करें, 13 से। तो ये अपने पास में रहा 182, इसको गुणा करते हैं 13 से। तो कितने हो गए अपने पास में 3 2 6, 8 3 24, 24 को चौको आंसर लगी 2, 1 3 3 और 2 कितने हो गए 5। उसके बाद में 2 8 और 1, अब जोड़ लो 6, 4 और 2 6, और उसके बाद में 8 और 5 13, आंसर लगी 1, तो कितने हो गए 2। तो अपने पास में फाइनल उत्तर कितना आ गया 2366। अब देखो इसका उत्तर अपने पास में क्या आ गया, सेम टू सेम। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। तो दूसरे का पहला पॉइंट हो गया, सबसे पहले वही काम करना है। दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, दूसरा पॉइंट अपने पास में 510, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 510 और 92। अब देखो 510 का सबसे पहले करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले किसका करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा 510 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे करते हैं साइड में, ये रहे अपने पास में 510, इसके अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे सबसे पहले, तो कितनी बार जाएगा 255। अब इसमें किसका जाएगा 7, तो देखो सभी संख्या को जोड़ लो, 5 और 2 7, 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 में 3 का भाग था, मतलब पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे 8 3 24 और 5 3 15। अब इसके अंदर किसका भाग जाएगा 5 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 5 7 35, और इसके अंदर किसका जाएगा 17 का जाएगा, कितनी बार जाएगा 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया अपने पास में, इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। उसके बाद में अपन करेंगे 92 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो जाएगा 92 का अभाज्य गुणनखंड, क्या हो जाएगा 92 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब यहाँ पे कर लो, ये रहे अपने पास में 92, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लो, 2 का भाग देंगे कितनी हो जाएगी 4 2 8 और 6 2 12, 2 का भाग देंगे 2 2 4 3 2 6 और 23 में 23 के भाग देगा, कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे लिख लो, कितने हो जाएंगे 2 गुणा 23, आधार समान तो घातें जुड़ जाएगी, 2 की घात कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पे हो जाएगी 23। अब इसमें अपने को बताना है एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ बताएंगे, किसका एचसीएफ बताएंगे 510 और 92 का। क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन इसके अंदर आ रहा है कि 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है, लेकिन 3 इसके अंदर है 3 इसके अंदर नहीं है, ठीक है।
5 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर नहीं है, 17 इसके अंदर है, 17 इसके अंदर नहीं है, 23 इसके अंदर है, 23 उसके अंदर है नहीं है, तो 2 इसके अंदर भी है, 2 इसके अंदर भी है। और एचसीएफ में किसको लेते हैं, जिसकी घात क्या हो, छोटी, तो छोटी घात वाला अपने पास में क्या हो जाएगा 2, क्योंकि जिसकी 2 की घात कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है 1, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 1 अपने पास में एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा 510 और 92 का क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम में जो कॉमन होता है ना, कॉमन क्या है 2, तो एलसीएम में जो कॉमन होता है उसकी जो बड़ी घात होती है ना उसको लेते हैं कॉमन वाले में, 2 की घात कितनी लेंगे 2 को गुणा में, और जो भी सारा कुछ बच जाता है इसके अंदर सभी को लिखना पड़ता है, यानी कि ऊपर वाले की बात करते हैं 3 बच गया, एक 5 बच गया, एक 17 बच गया, और नीचे वाले की बात करते कितना बच गया अपने पास में 23। अब इसको क्या कर लेंगे आप सभी में गुणा करेंगे, 2 का बारे कितना हो गया 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23, ठीक है। तो शांति से गुणा करके बता दूंगा आपको, एक और टेंशन मत लो, 4 3 12 12 पानी कितनी होगी 60, और 60 को 17 से गुणा करेंगे, बाद में 23 से गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 60 को किससे गुणा करेंगे, यहाँ पे मैं आराम से गुणा करके आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले गुणा करेंगे 60 को 17 से, तो 0 42 गुणा 0 6, यहाँ पे 0 2 और 10 कितने हो गए, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1020, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 1020, और 1020 को किससे गुणा करेंगे, 1020 को गुणा करेंगे 23 से, तो यहाँ पे गुणा करा भाई कितने हो जाएंगे 0 3 2 6 0 3, उसके बाद में 0 और बाद में हो जाएंगे 4, बाद में हो जाएंगे 0 और बाद में हो जाएंगे 2, यहाँ पे लिखो 0 6 4 3 और 2, तो कितने हो जाएंगे 23,460। तो इसका फाइनल गुणे कितने आ गए अपने पास में 23,460 23,460 अपने पास में क्या हो गया एलसीएम हो गया, ठीक है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, अब अपने को इस सूत्र से एक प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो अपने पास में सूत्र क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है किसके, एचसीएफ गुणा में एलसीएम। दो संख्याएं कौन सी है जिससे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला, यानी कि 510 और 92, गुणनफल भी होता है गुणा करना, और एचसीएफ अपने पास में कितना आया है 2, और एलसीएम अपने पास में कितना आया है 23,460, यहाँ पे हो जाएगी 23,460। अब इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि अपन यहाँ पे और गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि 510 को 92 से गुणा करता हूँ, तो 510 को गुणा करते हैं 92 से, देखो कितना आता है 0 2 5 2 10, उसके बाद में गुणा में 0 9 और 5 ने कितने हो गए 45, तो 0 2 9 6 और 4 कितने हो गए 46,920, तो इसका उत्तर हो गया 46,920 बराबर में इसका उत्तर कितना आ रहा है चेक कर लो, 23,460 को गुणा करेंगे 2 से, तो 0 6 2 12 ऐसे लगी 1 4 2 8 और 1 9 और 3 2 6 और ये हो गया 2 2 4, तो यहाँ पे भी 46,920, तो इसका भी उत्तर सेम टू सेम आ रहा है 46,920, ये भी सेम, ये भी 46,920, ये भी 46,920। तो इस प्रकार हमने दूसरा पॉइंट पे कर लिया है। दूसरे का अब करते हैं दूसरे का तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट अपने पास में क्या है, तीसरा पॉइंट दे रखा है 336 और 54 का, सेम टू सेम उसी तरीके से करना है। सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड, 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यहाँ पे आपको करके बता देते हैं 336 है तो यहाँ पे लिखेंगे 336, इसका अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले इसमें 2 का भाग लेंगे तो 1 2 2 6 2 12, ठीक है, और 8 2 कितने हो गए 16, तो कितने हो गए 168। देखो ऐसे किया मैंने 1 2 2 1 बचा, यहाँ पे
3 का 3 हो गया, 6 2 12, कितना बचा, एक बचा। यहाँ पे 6 लेंगे कितने हो गए 16, तो यहाँ पे 8 2 कितने हो गए 16, 2 का भाग देंगे 8 2 16, ठीक है, और 4 2 8, 2 का भाग देंगे कितना हो गया 4 2 8, 2 2 4, 2 का भाग देंगे 2 2 4, 1 2 2, 3 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, और 7 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है अपने पास में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 गुना 7। तो इसके आगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 1 2 3 4, 2 की घात 4 हो जाएगी, गुना में 3 गुना में 7। अब देखो आगे, उसके बाद में करते हैं 336 की कर दिए, अब करते हैं 54 का अभाज्य गुणनखंड। तो 54 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करते हैं रफ में सबसे पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 54 और यहाँ से गुणनखंड कर लो। 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो 54 में सबसे पहले किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना 54 का आता है कितना होता है 27, और 27 में किसका भाग जाएगा 3 का कितनी बार 9 बार, और 9 में किसका जाएगा 3 का कितनी बार 3 बार, और 3 में किसका जाएगा 3 का कितनी बार जाएगा 1 बार। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुना में 3 गुना 3 गुना 3, तो आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे। 3 की घात कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को बताना है एचसीएफ और है एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ किसके, एचसीएफ किसके बतानी है, एचसीएफ बतानी है 336 और 92 की, और उसके बाद में अपने को बताना है एलसीएम किसके 336 और 92 की। तो देखो भाई कितने हो जाएंगे यहाँ पे, सबसे पहले देखो एचसीएफ में जो कॉमन होता है, तो कॉमन कौन है 2 इसके अंदर भी है, देखो यहाँ पे 2 अपने पास में इसके अंदर भी है, हर 2 इसके अंदर भी है। उसके बाद में देखा जाए तो और क्या कॉमन है कि 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है, सही बात है, लेकिन 7 इसके अंदर है 7 इसके अंदर है नहीं है। अब अपन क्या करते हैं एचसीएफ में कॉमन किसको लेते हैं, जिसकी घात क्या होती है छोटी, तो छोटी घात किसकी है इसकी 2 की घात है 1, तो यहाँ पे लेंगे 2, और यहाँ पे छोटी घात किसकी है 3 की घात है 1, यानी यहाँ पे क्या लेंगे 3, यानी अपने पास में एचसीएफ कितना हो जाएगा 6। और एलसीएम में किसको लेते हैं, जो कॉमन वाले में घात बड़ी होती है, यानी 2 की घात 4 और 3 की घात कितनी हो जाएगी 3, और जो बच जाता है तो बच कौन गया अपने पास में 7। अब इसको गुना करो, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 8, यानी कितना हो गया, यहाँ पे देखो मैं आपको प्रैक्टिकल समझा देता हूँ, 2 की घात 4, यानी 2 कितने बार लिखेंगे 4 बार, 1 2 3 और 4, इसका किसका 2 की घात 4, 2 2 4 4 2 8, और 8 2 कितने हो गए 16, और उसके बाद में 3 की घात 3 का मतलब होता है 27, ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो यहाँ पे करते हैं, इसका मतलब हो गया 16 गुना में इसका क्या मतलब हो गया 27, और गुना में कितने हैं 7। तो सबसे पहले 16 किससे गुना करेंगे 27 से, और उसके बाद में किससे गुना करेंगे 7 से, ठीक है। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि 27 को किससे गुना कर लेते हैं 16 से, तो यहाँ से गुना कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितने उच्चर था 42, असला की 4, एक से 2 से 12, 12 और 4 कितने हो गए 16, गुना में 7 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 13, असला की 1, और यहाँ पे कितने हो गए अपने पास में 4, 2 2 1 3 3 कितने हो गए 4, 432 को किससे गुणा कराएंगे 7 से, तो यहाँ पे लिखते हैं 432, इसको गुणा करते हैं 7 से, 2 से 14 आंसर लगे 1, 7 21, और 1 कितने हो गए 22, 22 को 2 आंसर लगे 2, यहाँ पे हो जाएंगे 7 और 28, 28 और 2 कितने हो गए 30, यानी कितने हो गए 3024। तो अपने पास में इसमें एलसीएम कितना आ गया 3024। अब अपने को इस सूत्र का प्रयोग करके दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम, अपने को क्या करनी पड़ेगी जांच भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अपने पास सूत्र का प्रयोग करते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके एचसीएफ गुणा में एलसीएम। तो दो संख्याएं कौन सी है जिससे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाले थे, यानी कि 337 गुणा में एक संख्या कौन सी है अपने पास में 330 और एक संख्या कौन सी है 54, बराबर में एचसीएफ तो कितना आया है 6 और एलसीएम कितना आया है 3024। अब इसको आप क्या कर लोगे गुणा कर लोगे। गुणा कैसे करोगे,
तो गुणा देख लो, यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ आपको गुणा। तो गुणा आप करोगे कि 336 को किससे गुणा करेंगे अपन, 54 से। तो यहाँ से 54 से गुणा करो, यहाँ पे कितने हो चौका 24, हंस लगी 2, और यहाँ पे हो जाएंगे 4 3 12, 12 2 14, हंस लगी 1, 4 3 12 और 1 कितने हो गए 13, गुणा में 5 होंगे 30, हंस लगी 3, 5 3 15, 15 और 3 हो गए 18, हंस लगी 1, और यहाँ पे हो जाएंगे 5 3 15 और 1 16, तो 4 4, यहाँ पे हो गए 11, हंस लगी 1, और यहाँ पे हो गया 8, और यहाँ पे हो गया 1, यानी 18,144। अब 3024 को गुणा कर देते हैं। 3024 को किससे गुणा करेंगे 6 से, तो 3024 को गुणा करेंगे 6 से, तो 6 से गुणा करो तो होगा 24, अंश लगी कितनी 2, यहाँ पे हो गई 1 से 2 से 12, 12 2 14, 14 चौको अंश लगी 1, 1 का 1 और 6 3 18, तो यहाँ पे भी हो गया 18,144। दोनों के सेम टू सेम आए हैं, तो इसका भी अपने पास में कितना आया है 336 को 54 से गुणा किया तो क्या है 18,144, और 3024 को 6 से गुणा किया तो कितना है 18,144। तो अपने पास में सारी तरह क्या है सेम टू सेम है, तो अपना ये प्रश्न क्या हो गया दूसरा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं अगला प्रश्न तीसरा। देखो प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो बस सेम टू सेम वही तरीका है जो प्रश्न नंबर 2 में किया था, सिर्फ अपने को HCF और LCM बताना है। उसमें अपने पास में 2 संख्या होती थी, यहाँ पे अपने पास में कितनी संख्या है 3 संख्या है, ठीक है। तो करने का वही तरीका रहेगा, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद जो कॉमन होगा वह अपने पास में क्या हो जाएगा HCF, और जो कॉमन नहीं होगा वो अपने पास में क्या हो जाएगा LCM। देखो एक बार हम करते हैं, सॉरी यहाँ पे अपने पास में 15 नहीं है 21 है, ये मिसप्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सभी को पता है। उसके बाद में 15 का अभाज्य गुणनखंड, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा में या 2 गुणा में नहीं होगा, सीधा हो जाएगा 3 गुणा में 5, ठीक है, 5 3 15। उसके बाद में 21 का अभाज्य गुणनखंड, 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा में 7, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे HCF की, किसकी बात करेंगे HCF की, किसकी 12 15 और 21 में। उसके बाद में बात करेंगे LCM की, किसकी 12 15 और 21। तो देखो कॉमन क्या है, कॉमन क्या दिख रहा है आपको इसके अंदर, तो कॉमन में मेरे को दिख रहा है कि 3 इसके अंदर भी है, 3 इसके अंदर भी है और 3 इसके अंदर भी है। तो जो समान होता है और सबसे छोटे का तो सभी में एक एक है हुआ, तो अपने पास में HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो HCF कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बाकी में तो कुछ कॉमन है नहीं, 2 इसके अंदर है 2 इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ क्या अपने पास में 3। तो 3 अपने पास में क्या हो गया HCF, और LCM क्या हो जाएगा, LCM अपन क्या करते हैं जो कॉमन होता है उसको एक बार लेते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसको भी लेना पड़ता है, यानी कि 2 गुणा में 5 गुणा में 7। अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 2 6, 6 2 12, ठीक है, और 12 को 5 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे 12 5 7, और 7 को 6 से गुणा 7 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे 420। अपने पास में क्या हो जाएगा एलसीएम में हो जाएगा। अब उसके बाद में करते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपने पास में क्या है 17 23 और 29। तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले 17 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 17 का अभाज्य गुणनखंड तो 17 ही होता है, या 17 गुना में आप 1 कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अपन करेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहां पे लिखेंगे 23 का अभाज्य गुणनखंड। 23 का अभाज्य गुणनखंड तो 23 ही होता है, या आप गुणा में क्या लगा सकते हो 1, क्योंकि एक लगाने कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। उसके बाद में 29 का अभाज्य गुणनखंड। तो 29 का
अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 29 का अभाज्य गुणनखंड होता है 29। चाहो तो आप गुणा में क्या लगा सकते हो 1। अब अपन बताएंगे HCF किसका बताना है HCF भाई, तो HCF बताएंगे 17 23 और 29 का। उसके बाद में अपन बताएंगे एलसीएम किसका 17 23 और 29 का। तो HCF में तो क्या होता है जो कॉमन होता है, तो कॉमन देखो सारे आप, एक इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है, तो एक अपने पास में क्या है सब में है, तो इसका मतलब HCF तो कितना हो गया अपने पास में एक, और एलसीएम क्या हो जाता है दो बच जाता है, तो बच अपने पास में क्या आ गया, तो 17 बच गया, एक तो एक 23 बच गया और एक अपने पास में क्या बच गया 29। अब एक गुना करेंगे एक तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि एक को गुना करेंगे सेम टू सेम आएगा, तो 17 को 23 से गुना करेंगे और 23 को किससे गुना करेंगे 29 से। तो मैं यहाँ पे गुना करा रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले 23 के साथ गुना कराते हैं 17 से, तो 7 21 आंसर आ गई 2, यहाँ पे 1 से सुन दो 2 से 14 14 और 2 कितने हो गए 16, गुना में 3 2 यहाँ पे हो जाएंगे 1, यहाँ पे हो गए 9 और यहाँ पे हो गए 3, तो 391 और 391 किससे गुणा करेंगे 29 से, तो यहाँ पे 391 गुणा कराते हैं 29 से, तो गुणा करा दो भाई 9 99 81 81 को आंसर लगी 1 और यहाँ पे 1 में 9 2 3 27 27 और 3 हो गए 35। अब गुना में 2 और यहाँ पे हो गए 18 आंसर लगी 1 6 और यहाँ पे कितने हो गए 7, तो ये हो गए 9 यहाँ पे हो गए 2 और 1 3, यहाँ पे हो गए 8 5 13 आंसर लगी 1 और यहाँ पे 1 और 3 4 4 4 और 7 हो गए 11, तो कितने हो गए इसका एलसीएम कितना हो गया अपने पास में 11339, तो इसका जो एलसीएम है वो हो गया 11339, ये अपने पास में हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका तीसरा पॉइंट। देखो तीसरा पॉइंट, तो तीसरा पॉइंट अपने पास में क्या है, तीसरा पॉइंट अपने को दे रखा है 8 9 और कितने हैं 25, तो HCF और LCM निकालना है, तो वही तरीका है, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा 2। उसके बाद में 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा अपने पास में 3 गुणा में 3। उसके बाद में अगर बात की जाए आगे 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा अपने पास में 5 गुणा 5। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात 3 बराबर में, आधार समान है घातें जुड़ जाएगी यानी 3 की घात 2। उसके बाद में आधार समान है घातें जुड़ जाएगी यानी 5 की घात 2। अब इसमें अपने को बताना है HCF, तो HCF किसका बताना है अपने को 8 9 और 25 का। एलसीएम बताना है अपने को 8 9 और 25 का, तो देखो क्या हो जाएगा। तो HCF की बात करें तो HCF में होता है तो कॉमन होता है, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसको इससे 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। इसको भी 1 से गुणा करेंगे तो फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो अपने पास में जो कॉमन है अब क्या आ गया, एक एक सब में आ गया, तो अपने पास में एक क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा HCF, और एलसीएम की बात करें यानी सबको क्या कर देंगे गुणा, यानी 2 की घात 3 3 की घात 2 और 5 की घात 2, यानी कितना हो जाएगा 2 की घात 3 8 3 की घात 2 यानी कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 5 की घात 2 यानी 25। तो 8 को 9 से गुणा करें तो 8 ने 72 और 72 को किससे गुणा करेंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा 72 को गुणा करेंगे 25 से, तो याद है 5 को 10 ऐसे लगी 1 7 में 35 और एक कितने हो गए 36, गुणा में 2 2 4 और 7 2 कितने हो गए 14 0 10 ऐसे लगी 1 7 और 1 8 और एक यहाँ पे कितने हो गए 1800। तो अपने पास में जो एलसीएम आया है वो कितना आ गया यहाँ पे 1800। ठीक है, तो ये अपने पास में हो गया प्रश्न नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट। अब करते हैं प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न नंबर 4, देखो प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा गया है कि जो अक्षयप है 306 कोमा 657 का मतलब जो अक्षयप है इन दो संख्याओं का वो कितना दे रखा है 9 और एलसीएम अपने को क्या करना है निकालना है। तो देखो ये करने से पहले मैंने आपको एक सूत्र बताया था, आपको याद होगा कौन सा सूत्र, वो जांच करने वाला यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके एचसीएफ गुणा में एलसीएम। इस सूत्र की मदद से अपन एलसीएम इसका निकालेंगे। तो दो संख्याएं कौन सी अपने पास में, एक तो है 306 और एक अपने पास में कौन सी 657। गुणनफल यानी क्या करना है गुणा, और बराबर में अक्षयप अपने को कितना दिया, देखो अक्षयप अपने को दे रखा है 9, लेकिन एलसीएम अपने को क्या करना है निकालना है। अब यहाँ पे ये गुणा में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी अपन यहाँ से क्या कह देंगे कि 306 गुणा में 657, इसके बट्टे में कौन आ जाएगा 9 और बराबर में कौन है एलसीएम। अब इसको आप हल करोगे तो अपने पास में क्या हो जाएगा एलसीएम। देखो सीधा भाग दे रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 तिरी 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 तिरी तिरी, ये 0 यहाँ पे हो जाएंगे 2 तिरी 6 102, ये फिर भी कट रहा है 3 के बाटे से तो 1 तिरी तिरी, यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरी 9 एक बचा और यहाँ पे हो जाएगा 4 तिरी 12, तो यहाँ पे ऊपर तो हो गए 34 और गुणा में हो गए 657 और बराबर में क्या है एलसीएम। अब अपन क्या करेंगे 657 को किससे गुणा करेंगे 34 से, तो अपने पास में एलसीएम आ जाएगा, तो ये अपने पास में है 657, इसको गुणा कर लो 34 से, 34 से गुणा कर लो 7 चौक कितने हो गए 28, आंसर लागी 2, 5 चौक 20 और 2 22, आंसर लागी 2, यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24, 24 और 2 कितने हो गए 26, गुणा में 7 3 21, 21 का 1, आंसर लागी 2, यहाँ पे हो जाएंगे 5 3 15, 15 2 17, आंसर लागी 1, 6 3 18, कितने हो गए 19, यहाँ पे हो गए 8 3, यहाँ पे हो गए 13, आंसर लागी 1, उसके बाद में यहाँ पे हो जाएंगे 12, आंसर लागी 1 और यहाँ पे हो जाएंगे 2, यानी कितने हो जाएंगे 22,338 अपने पास में क्या हो गया इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 22,338 अपने पास में क्या हो गया एलसीएम। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि एलसीएम बराबर में 22,338, यही अपने पास में क्या हो गया इसका फाइनल है आंसर में। क्या जांच कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो ऐसा सेम हमने उदाहरण किया था, शायद उदाहरण नंबर 5 था, वैसा वैसा एक प्रश्न आ गया अपने पास में कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो कम से कम एक बार किस रूप का होना चाहिए 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का होना चाहिए, जहां n तथा m क्या है कोई पूर्ण संख्या है। देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, जैसे मान लो अपने पास में 10 है तो इसका अभाज्य गुणन क्या होता है 2 गुणा 5, तो कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होना चाहती है, देखो ये 0 पर समाप्त हो रही है कि नहीं हो रही, इसका इकाई वो 0 है कि नहीं है, तो इसलिए कोई भी यदि संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो अगर जो उसके अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 है तो वो संख्या किस पे समाप्त होती है 0 पर समाप्त होती है। तो अब देखो यहाँ पे अपने पास में संख्या कौन सी है 6 की घात है n, यानी 6 की घात n, इसका अभाज्य गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा 2 गुणा में 3 और इस पूरे के ऊपर घात लग जाएगी 3। अब देखो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया 2 गुणा में 3, यहाँ पे 2 तो आ गया लेकिन अपने पास में कौन है 5, लेकिन इसमें साफ साफ परिभाषा में कहा गया है कि यदि कोई भी संख्या कोई भी कुछ भी संख्या हो अगर उसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 5 के रूप का नहीं होगा तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी, तो कम से कम एक बार ये अपने पास में इसका गुणनखंड आना चाहिए, तो ये तो इसका गुणनखंड आया नहीं, इसलिए अपन कह देंगे कि अतः अंक 6n 0 पर समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का नहीं है। बस इतना ही करना है, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा पूरा पूरा कंप्लीट।
अब चाहे कुछ भी संख्या है अपने पास में, कुछ भी संख्या करने का तरीका यही है, चाहे तो 6n आए, चाहे तो 7n आए, चाहे तो 8n आए, ये परिभाषा फिक्स है। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का आ जाता है, तब तो अपन कह देंगे कि हाँ ये संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। लेकिन इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप का नहीं है यहाँ, तो अपन कह देंगे कि ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। अब करते हैं प्रश्न नंबर 6। देखो प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है अपने को, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस में 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्याएं होती है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। भाज्य एक होती है भाज्य संख्या और एक होती है अपने पास में अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको संख्या बता दी है। अब देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है अपने पास में, जैसे मैं यहाँ पे लाइन लिख रहा हूं, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इतनी संख्याओं से अपने को छांटने की भाज्य संख्या कौन सी होती है और अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो भाज्य संख्या वो होती है जो 2 से अधिक पार्टों में है, 2 से अधिक पार्टों के अंदर आए, और अभाज्य संख्या वो होती है तो सिर्फ और सिर्फ कितने पार्टों के अंदर आए, 2 पार्टों के अंदर। एक बात तो ये होगी, अगर जो आपको ऐसे समझ में नहीं, तो जिसका गुणनखंड होता है वो तो अपने पास में होती है भाज्य संख्या, और जिसका गुणनखंड नहीं होता वो अपने पास में होती है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल परिभाषा में बताता हूं कि जो, अब देखो यहाँ पे एक कितने के पार्ट में आता है, तो एक ना तो एक सिर्फ एक के पार्ट में आता है, तो ना तो ये भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या कम से कम 2 से अधिक पार्टों के अंदर आनी चाहिए, और अभाज्य संख्या वो ये ना 200 कम पार्टों के अंदर आनी चाहिए और ना ही 2 से ज्यादा पार्टों के अंदर आनी चाहिए। तो एक तो सिर्फ एक के पार्ट के अंदर आती है। अब 2 की बात करें तो 2 अपने पास में एक तो एक के पार्ट में आता है और एक 2 खुद के पार्ट में आता है, और जो संख्या 2 के पार्ट में आती है वो अपने पास में कौन सी होती है, भाज्य संख्या, यानी 2 अपने पास में क्या है, भाज्य संख्या। उसके बाद में 3 एक तो किसके पार्ट में आता है, एक के पार्ट में आता है और एक खुद के पार्ट में आता है, यानी कितने पार्टों के अंदर आ गया, 2 पार्टों के अंदर। जो सिर्फ 2 पार्टों के अंदर है, ना तो 2 से ज्यादा है ना ही 2 से कम, वो अपने पास में कौन सी संख्या होती है, अभाज्य संख्या। यानी 3 में अपने पास में क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब बात करें 4 की, अब 4 एक तो एक के पार्ट के अंदर आता है, एक वो 2 के पार्ट के अंदर आता है और एक वह खुद के पार्ट के अंदर आता है, तो 2 से अधिक पार्टों के अंदर आता है, वो अपने पास में कौन सी होती है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी अपने पास में, 4। उसके बाद बात करें 5 की, तो 5 एक तो एक के पार्ट के अंदर आता है और एक खुद के पार्ट के अंदर आता है, जो 2 के पार्टों में आता है वो अपने पास में कौन सी होती है, अभाज्य संख्या। तो आप समझ गए, इस प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। अब एक छोटा सा प्रश्न बोर्ड में आता है, जैसे इस बार बोर्ड में आया था पिछले सत्र में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ना कि 1। और ऐसे भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आप जान लो कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो करते हैं प्रश्न नंबर 6। अब एक तो अपने पास में इस संख्या को बताना है और एक अपने को इस संख्या को बताना है। एक तो ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है और एक अपने को ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो शुरुआत करते हैं सबसे इसकी। तो यहाँ पे अपने पास में 7 गुना, लिख देता हूं मैं, 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस में अपने पास में कितना है, 13। तो यहां से देखो आप, एक तो इसके अंदर देखो ध्यान से और एक यहाँ पे इसके अंदर देखो कि 13 इसके अंदर भी आ रहा है और 13 इसके अंदर भी आ रहा है, मतलब 13 बाहर क्या निकल जाएगा, कॉमन। तो अंदर क्या बचा, 7 गुना में 11, 13 बाहर आ गया, यानी गुना में कितना बचेगा, 1, और प्लस में 13 बाहर आ गया, यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1। तो यहाँ पे हो गए 13, और बीच में यहाँ पे आप चाहो तो किसी का निशान है, इसका मतलब किसका निशान है, गुणा का। यहाँ पे भी किसी का निशान, इसका मतलब किसका है, गुणा का। यहाँ पे 7 को 11 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे, 77, गुणा में 1 और प्लस में कितना हो गया, 1। यहाँ पे 13 गुणा 77 और 1, 77 को 7 से 77 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77, और प्लस में कितना अपने पास में 1।
और 77 और एक अपने पास में कितना हो जाएगा 78 और गुणा में अपने पास में कितना है 13। अब इसको अगर से एक से गुणा करा दे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और जो तीन पढ़ों के अंदर आती है वो अपने पास में क्या होती है? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखो एक पढ़ा ये हो गया, एक पढ़ा ये हो गया और एक पढ़ा एक का ये हो गया, इसलिए अपने पास में क्या है? भाज्य संख्या है। बस इसका फाइनल आंसर इतना ही, आपको इतना ही करना है। यहाँ पे देखो अपने पास में कितना है? 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस में कितना है 5। अब आप इसके अंदर देखो क्या कॉमन है आपके पास में, तो इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा है कि 5 इसके अंदर भी है और 5 है इसके अंदर भी है, तो 5 को बाहर निकालो आप कॉमन। अब अंदर क्या बच गया? 7 गुणा में 6 गुणा में 5 को बाहर निकालो तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1 और प्लस में 5 को तो बाहर निकाले तो कितना बचेगा? यहाँ पे 1। अब देखो यहाँ पे 5 गुना, अब इसको इतने को यहाँ पे करके क्या कर लेते हैं अपन? गुणा कर लेते हैं। तो इसको गुणा करें तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से करते हैं, 3 2 6, 3 2 कितने हो गए? 6 और 6 छक्कों का कितने हो गए? 24। 24 को किससे गुणा करेंगे? 6 से, और 6 को किससे गुणा करेंगे? 7 से। तो सबसे पहले 24 को गुणा कर लेते हैं 6 से, तो छक्कों का 24 असल आगे 2 1 से 2 6 12 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो कितने हो गए? 144। 144 को किससे गुणा करते हैं? 7 से, तो 7 से गुणा करो, 7 चौक 28 28 अंश लागे 2 7 चौक 28 और 2 30 अंश लागे 3, यहाँ पे हो गए 7 और 3 कितने हो गए? 10, यानी कितने हो गए? 1008 और प्लस में अपने पास में कितना है? 1 और यहाँ पे 5 गुणा 1008 और कितना हो गया? 1 9, तो यहाँ पे हो जाएंगे 1009 और इसके साथ किसको गुणा करा देते हैं? 1 को। और अपने को पता है कि जो तीन पढ़ों के अंदर आती है वो अपने पास में क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 6 कर दिया। अब करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 7। प्रश्न नंबर 7 देखो, प्रश्न नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पंथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं? 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो देखो ऐसे है कि मान लो एक अपने पास में खेल का ऐसे एक वृत्ताकार पंथ है अपने पास में, ठीक है। तो एक तो अपने पास में है सोनिया, एक तो कौन अपने पास में? सोनिया, और एक अपने पास में कौन है? रवि। तो सोनिया को इस मैदान का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है? सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट। कितने मिनट लगती है? 18 मिनट। और रवि को कितना समय लगता है? 12 मिनट। अब 12 मिनट लगते हैं, मतलब एक चक्कर मतलब दोनों यहाँ पे खड़े हैं, मान लो एक ही समय पे एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, तो यहाँ पे जो सोनिया है वो तो 18 मिनट में पहुंचती है और रवि को कितना समय लगता है? उसमें रवि को लगता है 12 मिनट। अब अपने को पता है कि एक चक्कर लगाने के बाद वो आगे पीछे हो जाएंगे, तो यहाँ से चलते चलते वापिस वो कितने चक्कर लगाएंगे? दोनों एक ही स्थान पर पहुंचे जाएंगे। तो ऐसे प्रश्नों की डील करने के लिए आपको हमेशा याद रखना एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम, यानी कि अपन क्या करेंगे? 12 और 18 क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, यानी 12 और 18 का अपने को क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 12 का सबसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3। उसके बाद में 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो 3 2 6 और 6 3 कितने हो गए? 18। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जब आधार संख्या तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 2 की घात कितनी होगी? 2 और गुणा में क्या है? 3, और यहाँ पे 2 की घात कुछ नहीं, जिसका मतलब 1 है, और 3 की घात आधार संख्या तो घातें जुड़ जाएगी, यानी 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2। अब अपने को बताना क्या है? एलसीएम किसका? 12 और 18 का। तो एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं। तो कॉमन अपने पास में कौन है?
तो कॉमन अपने पास में 2 भी है 3 भी है, लेकिन लेना किसको है, जिसकी घात क्या हो, बड़ी। तो 2 की तो बड़ी घात कितनी है 2, और 3 की बड़ी घात कितनी है 2। अब इसको गुणा कर लो, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कितना 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, और 9 चौक कितने हो गए 36 मिनट बाद वो दोनों क्या हो जाएंगे, प्रारंभ उसी बिंदु पर मिल जाएंगे। तो ये हमने कर ली डिटेल से 1.2। अब अगले वीडियो में करेंगे अपन 1.3 प्रश्नावली का परिचय और उदाहरण। धन्यवाद।